नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। अगर मुझे बोलने नहीं दोगे तो मैं इस्तीफा देती हूं। जी, तमतमाते हुए मायावती ने सदन में आज यही कहा। शुरुआत इसी से, क्योंकि दस्तक आज उस मुश्किल हालात के बीच कितने तैयार हैं हम, इस बात का जिक्र है। यह जिक्र चीन का है। चीन युद्ध के संकेत दे रहा है या सीमा पर वाकई आशंका इस बात की है कि युद्ध हो सकता है। हो जो भी, आज हालात दर हालात हम परखते चलते हैं। पहली रिपोर्ट। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीमा पार से फायरिंग। कश्मीर घाटी में आतंकी हिंसा। चीन की दखल पाकिस्तान के साथ मिलकर घाटी में। दार्जिलिंग में चल रहे अलग गोरखालैंड आंदोलन में चीन की दखल। और भूटान के डोकलांग में भारतीय सेना के सामने खड़ी चीनी सेना। तो क्या पहली बार पाकिस्तान और चीन मिलकर घेराबंदी कर रहे हैं? और भारत के सामने ये सवाल है कि कश्मीर को आतंक से जोड़े या चीनी दखल से? दार्जिलिंग आंदोलन को गोरखालैंड भर से जोड़े या चीनी दखल से? डोकलाम में चीनी सैनिकों की मौजूदगी को भूटान से जोड़े या नॉर्थ ईस्ट में चीनी दखल से? ये तीनों सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो चले हैं क्योंकि एक तरफ जम्मू कश्मीर की सीएम घाटी में चीनी दखल की बात कह रही हैं, तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी दार्जिलिंग में चीनी दखल की बात कह रही हैं। और तीसरी तरफ डोकलाम को लेकर चीन युद्ध सरीखे हालात की धमकी देते हुए तिब्बत में अपनी सेना के जमावड़े को लगातार बढ़ा रहा है। और दिल्ली में इन हालातों को लेकर चिंता तो है, लेकिन सवाल दो है। पहला, क्या चीन से युद्ध को लेकर भारत अब भी 1962 वाली गलती ही कर रहा है? और दूसरा, क्या चीन मान रहा है कि 2017 का भारत बदल चुका है, तो चीन युद्ध की गलती नहीं करेगा? 1962 के युद्ध के बाद मौके तो कई आए जब चीन को लेकर भारत को परेशानी हुई, लेकिन यह पहला मौका है कि 1962 के बाद 2017 के हालात ऐसे हो चले हैं जिसमें इस वक्त साउथ ब्लॉक में लगातार हलचल तेज है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल प्रधानमंत्री को लगातार ब्रीफिंग दे रहे हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के क्या हालात हैं, डोकलाम में क्या हालात हैं, और खास तौर से नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में किस तरीके से सेना की मौजूदगी है, और उस पार तिब्बत में किस तरह की हरकत चीनी सेना कर रही है, पल पल की जानकारी भी ली जा रही है। लेकिन इस दौर में समझना चीन की कूटनीति और भारत के सरल रुख को भी जरूरी है, क्योंकि चीन दो तरफा तरीके से देश के भीतर भी लकीर खींच रहा है। एक तरफ मार्च से जुलाई के बीच चीन के राजदूत जो दिल्ली में मौजूद हैं, वो राहुल गांधी से मुलाकात करते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से मुलाकात करते हैं। असम के पूर्व सीएम तरुण गोगोई से भी मुलाकात करते हैं, और तो और दार्जिलिंग के डीएम तक से मुलाकात करते हैं। वहीं दूसरी तरफ 5 से 7 जुलाई के बीच 4 केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर, नड्डा, महेश शर्मा और यशो नायक ब्रिक्स की बैठक में शामिल होने चीन भी चले जाते हैं। और इसी दौर में पहली बार चीन पाकिस्तान के साथ घाटी में दखल की शुरुआत करता है। दार्जिलिंग आंदोलन के बारे में जानकारी लेता है। भूटान के साथ बेहतर संबंध बनाने के लिए दिल्ली में मौजूद चीनी एम्बेसडर की पत्नी डॉक्टर जियांग इली बाकायदा थिम्फू जाकर भूटान राजघराने से मुलाकात करती है। यानी चीन अपनी बिसात पर पाकिस्तान से लेकर भूटान और गैर बीजेपी राजनीति को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन चीन को लेकर भारत सरकार सहजता के साथ ये मान रही है कि हालात युद्ध सरीखे हो नहीं सकते। तो क्या इसे भी संयोग मान लिया जाए कि 30 अप्रैल को दार्जिलिंग के डीएम जोयोशी दासगुप्ता के साथ चीन के राजदूत की मुलाकात होती है और महीने भर बाद गोरखालैंड आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। और आंदोलन के 40 दिन बाद ममता बनर्जी कहती है कि दार्जिलिंग आंदोलन में चीनी दखल है। देश के भीतर अगर चीनी दखल इस तौर पर हो रहा है तो फिर दिल्ली में हरकत क्या है? मसला उसके आगे का है। चीन के भीतर क्या चल रहा है? चीन का मीडिया, हालांकि वह पूरी तरीके से पार्टी और कहें सत्ता परस्त है, लेकिन फिर भी जो बोली बोल रहा है वो युद्ध की आहट है क्या? भारत एलएसी पर कई जगह तनाव पैदा कर रहा है। उसे नतीजों के बारे में सोचना चाहिए। ये तनाव एलएसी पर
आमने सामने की पूरी जंग में बदल सकता है। यह चीन का कथन है। चीन के राष्ट्रीय मीडिया ग्लोबल टाइम्स संकेत दे रहा है, भारत चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हालात युद्ध सरीखे हैं। इसीलिए अखबार भी ये लिखने से नहीं चूक रहा। चीनी सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा गया है। तो क्या सिर्फ मनोवैज्ञानिक युद्ध भर है ये, या फिर ग्लोबल टाइम्स की इस लाइन का कोई और महत्व भी है, कोई और मतलब भी है? क्योंकि वो साफ लिखता है, अब जबकि तनाव जारी है, चीन को भी मुकाबले के लिए तैयार रहना चाहिए। ये लंबे वक्त भी चल सकता है। इतना ही नहीं, चीन ने संकेत यह भी दिए हैं कि तिब्बत के पठार पर उसकी सैन्य कार्रवाई कोई नियमित कार्रवाई नहीं, बल्कि भारत को संदेश देने के लिए थी। वो डोकलाम में बल प्रयोग भी कर सकता है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने दुनिया के बड़े देशों को भी उनके राजदूतों के जरिए यह संदेश भिजवा दिया है कि ऐसा नहीं है कि भारत को चीन के इरादों की भनक नहीं। भारत के 350 से ज्यादा सैनिक मानव ढाल बनाकर डोकलाम में डटे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज प्रधानमंत्री से मिलकर उन्हें बॉर्डर के हालात की जानकारी भी दी है। लेकिन मुद्दा वर्तमान का नहीं, मुद्दा तो भविष्य का है। क्या बिगड़े हालात भारत और चीन को युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरह ममता और महबूबा ने चीन पर आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का आरोप लगाया है, जिस तरह बीजेपी के ही सहयोगी सरकार से कह रहे हैं कि चीन से दो हाथ होने चाहिए, तो फिर ये रास्ता युद्ध की तरफ ही जा रहा है। हमें चाइना को बार बार जो चाइना हमारे तरफ लाल आंखें दिखा रहे हैं, तो आंख फोड़ कर हाथ में यहाँ लाना चाहिए। On one hand, Pakistan is there. On the other hand, China has also started indirectly to support them. So the government must concentrate on some kind of a diplomatic channels have to be brought in operation. जाहिर है चीन के मुद्दे पर सरकार की परेशानियां बढ़ रही हैं। बीते एक महीने में हालात लगातार बिगड़े हैं और सरकार सीमाओं के साथ। दिक्कत यह है कि जब भी विदेशी मामलों पर बात होगी तो समूचा देश एक साथ खड़ा होगा। सवाल यही है, चीन को लेकर कोई ठोस जवाब, कोई ठोस कूटनीति या कोई ठोस रणनीति भारत सरकार के पास है या नहीं? जब शब्द ये आता है कितने तैयार हैं हम, तो उसका अगला हिस्सा यह भी आता है कि मसला सीमा के उस पार नहीं, पहले सीमा के भीतर भी झांक लिया जाए। सिर्फ कश्मीर का जिक्र नहीं, एक दूसरी स्थिति है नॉर्थ ईस्ट की। नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ दार्जिलिंग नहीं, त्रिपुरा में भी नए तरीके से आंदोलन शुरू हुआ है। तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में अलग गोरखालैंड का आंदोलन अभी ठंडा भी नहीं पड़ा है कि उत्तर पूर्व का एक और राज्य त्रिपुरा में अलग त्रिपुरालैंड राज्य का आंदोलन जोर पकड़ने लगा है। जी, ये नजारा खोवई का है, जहां स्वदेशी पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के कार्यकर्ता अलग राज्य के लिए सड़क पर उतर आए हैं। ये फ्रंट त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद के तहत आने वाले इलाकों को अलग कर नया राज्य बनाना चाहता है, क्योंकि इस इलाके में आदिवासी रहते हैं और सरकार उनके विकास पर कोई ध्यान देती ही नहीं। हमारा धीमान है कि आज के दिन में त्रिपुरा जाति जीने के लिए, अपने अस्तित्व को लेकर जीने के लिए त्रिपुरा की सिख शिड्यूल क्षेत्र को लेकर अलग पूर्ण राज्य त्रिपुरालैंड गठित किया जाए। और ये नजारा दार्जिलिंग का है, जहां अलग गोरखालैंड की मांग जोर पकड़ती जा रही है। इस कदर पुलिस की गोलाबारी में प्रदर्शनकारियों की मौत अब प्रदर्शनकारियों को डरा नहीं रही, बल्कि सीधे सीधे राज्य सरकार से दो हाथ करने के लिए उकसा रही है। अरेस्ट करना तो टीएमसी को लोग को चाहिए था,
उस प्रतिवाद में जब वो प्रोटेस्ट कर रहा था तो अचानक से गोली चला, तो ये कहाँ का गणतंत्र है? जो अभी शहीद हो रहा है ना भैया, अभी आप लोग बंगाल सरकार बोल रहा है एक के बाद एक शहीद हो रहा है, लेकिन हम लोग को मरने का कोई टेंशन नहीं है। अभी यहाँ पर जितना भी समर्थक लोग है ना भैया, हम मरने के लिए तैयार है। अभी भी यहाँ पे पुलिस आएगा ना तो अभी हम लोग भिड़ने के लिए तैयार है। पश्चिम बंगाल में एक अलग राज्य की मांग कर रहे गोरखालैंड के समर्थकों के पीछे चीन का हाथ हो सकता है, ऐसा मानना है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। लेकिन वहीं दूसरी ओर त्रिपुरा में एक अलग राज्य की मांग करते हुए बार बार हो रहे प्रदर्शन कई सवाल खड़े करते हैं। पूर्वोत्तर भारत में हो रही एक के बाद एक ये मांग दिल्ली के लिए खतरे की घंटी है। और शायद इसीलिए 1 अगस्त को सर्वदलीय बैठक दार्जिलिंग मुद्दे को लेकर बुलाई गई है। वहां से कोई रास्ता निकल आए तो ठीक, लेकिन लौटिए देश के भीतर उन हालातों को परखते हुए जिसका जिक्र हम बार बार दस्तक में किसानों को लेकर करते रहे। लेकिन पहली बार किसानों का जिक्र नहीं, किसानों के बच्चों का जिक्र है जिनके पिता ने खुदकुशी कर ली। किसान बचेगा तभी देश बचेगा जब आत्महत्या करके चले जाते हैं, लेकिन हमारे जैसे बच्चे रास्ते पर आते हैं। मैं भगवान से ऐसे प्रार्थना करती हूँ कि कोई भी किसान सुसाइड न करे। कल्पना कीजिए इतने किसानों की खुदकुशी या इतने पिताओं की खुदकुशी। किसान की खुदकुशी को देश ने देश का सच मान लिया है, लेकिन किसानों के उन बच्चों को किसने सोची जिनके पिता किसान थे और खुदकुशी कर चुके हैं। क्या आप किसान पर ध्यान दीजिए, जब किसान बचेगा तभी देश बचेगा, जब किसान खेती करेगा तभी पूरा हिंदुस्तान जग सकेगा। मेरे जैसी कई लड़कियां अनाथ न हो, इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि कभी आत्महत्या न करें। आत्महत्या या पढ़ाई नहीं, तुम आत्महत्या करके चले जाते हो, लेकिन हमारे जैसे बच्चे रास्ते पर आते हैं। आंखों में आंसू, दिल में दर्द और जुबां पर एक याचना कि खुदकुशी मत करना। जी, ये उन किसानों के बच्चों का दर्द है जिन्होंने खुदकुशी कर ली है। दरअसल साल दर साल किसानों की खुदकुशी के बढ़ते आंकड़ों के बीच ये सच अनसुना रह गया कि आखिर जिन किसानों ने खुदकुशी की उनके बच्चों का होता क्या है। क्या वो स्कूल जा पाते हैं? क्या उन्हें 2 जून की रोटी भी मयस्सर हो पाती है? क्या किसानी के आसरे ही सांसों की डोर थामे रहते हैं या उनका बचपन सड़क पर आ जाता है? ऐसे तमाम सवालों को लेकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों से वो बच्चे दिल्ली पहुंचे हैं जिनके सिर से बाप का साया उठ गया। आप कह सकते हैं एनसीआरबी के आंकड़े तले तो किसी बच्चे के सिर से बाप का साया उठने का जिक्र तो नहीं है, किसानों की खुदकुशी का जिक्र है। तो ऐसे में बच्चों की फिक्र है किसे? यकीनन सत्ता सरकार ने भी माना किसान तो बीते 15 बरस से खुदकुशी कर रहा है, तो इन बच्चों का किया क्या जाए। लेकिन सुनिए इन बच्चों का दर्द, इनकी आवाज लुटियंस की दिल्ली में गूंज रही है। मैं भगवान से ऐसे प्रार्थना करती हूँ कि कोई भी किसान सुसाइड न करे और मेरे जैसी लड़की अनाथ न होए, उसे रास्ते पर आने का वक्त न मिले। तो ये बच्चों का दर्द जरूर है, लेकिन अगर ये कहें ये अनाथ हैं तो यकीन नहीं होता ना। यकीनन महाराष्ट्र के नासिक के अनाथ आश्रम में रह रहे तकरीबन 350 से ज्यादा बच्चे भी यहाँ पहुंचे हैं। ये सारे बच्चे इसलिए अनाथ हो गए क्योंकि इनके किसान पिता ने कर्ज के बोझ तले खुदकुशी कर ली और सरकारों के पास कोई योजना है ही नहीं कि ऐसे अनाथ बच्चों के लिए वो क्या करेगी। और ये बच्चे मांग कर रहे हैं स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू हो जाए और इन बच्चों की जुबां पर यही दर्द है, कर्ज माफ भी हो जाए। किसानों को कहूंगा कि आप आत्महत्या का मार्ग ना चुने, क्योंकि आप आत्महत्या करके निकल जाते हो, लेकिन मेरे जैसे बच्चे, हम सभी के छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो जाते। यहाँ पे आए हुए मैं ही नहीं तो मेरे जैसे 350 बच्चे उस आश्रम में 9 बरस से बढ़ रहे हैं। उन पर सरकार ध्यान नहीं देती और सरकार हम बच्चों पर ध्यान नहीं देती तो किसानों पर क्या देगी। बच्चों का कहना है कि किसानों को आत्महत्या का रास्ता नहीं चुनना चाहिए बल्कि संघर्ष का रास्ता चुनना। सिद्धार्थ की ये रिपोर्ट थी। बहरहाल मुश्किल ये नहीं, मुश्किल तो यह है कि आखिरी व्यक्ति तक सरकार सत्ता पहुंचना चाहती है और मौजूदा वक्त में तो दीनदयाल उपाध्याय के जरिए इस बात का जिक्र भी होता है। लेकिन अब जो हम रिपोर्ट दिखा रहे हैं, जरा इस रिपोर्ट को देखिए। आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने की चाहत में भी लूट।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन चरित्र पर आधारित ऐसी तकरीबन 10,971 किताबें जल्द ही ग्राम पंचायतों की शोभा बढ़ाएंगी। इन किताबों के प्रकाशन पर तकरीबन 6.5 करोड़ रुपए खर्च भी हुए हैं, लेकिन ये रकम सरकार ने खास योजना के तहत नहीं बल्कि पंचायतों के विकास निधि के फंड से ही खर्च कर दी है। यानी जो रकम पंचायतों के विकास पर खर्च होनी थी उनसे किताबें छप गई। राज्य सरकार ने हमारे पंचायतों के मूलभूत की जो फंड की राशि है पूरे छत्तीसगढ़ के 13 करोड़ राशि, उसमें से 6.5 करोड़ रुपया राज्य सरकार ने डाइवर्ट करके और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवनी छपवाने में खर्च कर दिए हैं, जो कि अधिकारियों के भरोसे छोड़ दिया। अधिकारियों ने बिना टेंडर के इस धनराशि का खर्च किया है, जो जनता की धनराशि का दुरुपयोग है। यानी जिस दीनदयाल उपाध्याय ने अंत्योदय का जिक्र कर समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने की सोच पैदा की और दीनदयाल उपाध्याय के इसी मंत्र को बीजेपी ने न सिर्फ अपना लिया बल्कि नारे के तौर पर उनके शताब्दी वर्ष में लगातार गाए भी जा रहे हैं, उन्हें दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर छत्तीसगढ़ में किताब छपी तो पलीता पंचायतों के पैसे पर ही लगाया गया। यानी पंचायत का पैसा यानी समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने वाला बजट। इतना ही नहीं, किताब छपवाने को लेकर अधिकारियों ने इतनी जल्दबाजी की कि ना तो टेंडर ना कोई सार्वजनिक सूचना जारी हुई और अब सत्ताधारी बीजेपी समझ नहीं पा रही जवाब दे तो क्या दे। अगर इसमें कोई अनियमितता हुई है तो निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई होगी, नियमों के तहत कार्रवाई होगी। इस मामले को लेकर ना तो पंचायत विभाग के मिनिस्टर कुछ बोलने को तैयार है और ना ही आला अफसर। फिलहाल यह पूरा मामला बीजेपी और कांग्रेस के लिए एक आमने सामने की लड़ाई में तब्दील हो चुका है। और अब एक अच्छी खबर, खंडवा में किशोर कुमार का जन्म जहां पर हुआ उस घर को गिराने का जिक्र शुक्रवार के दिन हुआ था। हमने खबर दिखाई और अब जानकारी आई अब वो घर नहीं गिराया जाएगा। खंडवा की जन भावना को देखते हुए हमारे माननीय कलेक्टर महोदय ने उस आदेश को अभी फिलहाल रोक दिया है कि नगर निगम उनके भवन पर किसी प्रकार की कार्रवाई ना करे और उस भवन को उन्होंने कुछ उनके पास प्लानिंग है उस हिसाब से हो सकता है जनता से बात करें या उनके पारिवारिक लोगों से बात करके उसे एक कुछ नया रूप देने की उनकी कुछ मंशा है।